पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई तमाम लाभकारी जानकारियां लेकर हाजिर होते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के इस कार्यक्रम में। बटन मशरूम उत्पादन के लिए कम लागत में फसल कक्ष तैयारी पर एक किसान का अनुभव। आम के बाग में संतुलित उर्वरक प्रबंधन पर जानकारी। अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु बुआई के बाद तोरिया की फसल में किए जाने वाले शस्य कार्य। मशरूम की बाजार मांग बढ़ने से मशरूम उत्पादक किसानों को कम लागत में अच्छी आय प्राप्त हो रही है। यदि बटन मशरूम के उत्पादन की बात करें तो इससे फसल कक्ष का उचित निर्माण बहुत आवश्यक होता है। आइए मिलते हैं ग्राम मदनुकी, जिला सहारनपुर के एक प्रगतिशील किसान हरपाल सिंह से, जो 10 वर्षों से बटन मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं। तो जानते हैं फसल कक्ष निर्माण पर उनके अनुभवों को। मैं पिछले 8 साल से मशरूम की खेती कर रहा हूँ, मशरूम ग्रोवर हूँ। शुरू में मैंने 2008 में शुरू की थी और लास्ट ईयर तक लकड़ी और बांस और फूस, जिसमें सरकंडा भी है, पराली भी है, पाती भी है, उनकी मदद से झोंपड़ी बनाया करता था। तो उसमें खेती के हिसाब से, प्रोडक्शन के हिसाब से मैं कहता हूँ वो भी संतोषजनक था। लेकिन उसमें एक तो जल्दी ख़राब होने वाली बात थी, टाइम कम टाइम तक चल पाती है। इन पिछले 7-8 साल में 3 बार मुझे झोंपड़ी चेंज करनी पड़ी। एक आध बार 1 साल में, एक आध बार 2 साल में वो ख़राब हो जाया करती। तो फिर दिमाग में ये बात थी कि अच्छे तरीके का और एसी नहीं तो कम से कम सुधरे तरीके से हम खेती कर लें। वो जो हम झोंपड़ी जो वहाँ बनाते थे, लगभग तीसरे साल उसमें 1-1.25 लाख रुपया खर्च हो जाता था और उसकी कुल कैपेसिटी 30-35 टन कंपोस्ट रखने की थी। तो दोनों बातों में मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कैपेसिटी भी कम है और खर्चा लगातार होने वाला है। यदि ये थोड़ा इसका गैप बढ़ जा, ज़्यादा दिन में खर्च हो तो शायद प्रॉफिट बढ़ेगा। उस बात को ध्यान रख कर इस बार मैंने लोहे की स्ट्रक्चर बनाने की बात सोची और वो ये बनाई है, आप देख रहे हैं। यदि हम एसी प्लांट ईंट और सीमेंट लेंटर्ड बनाएं तो लगभग एक प्लांट की कंस्ट्रक्शन पर 15 लाख रुपए खर्च होते हैं। वो एक प्लांट की जो एक बेड मतलब एक रूम जो 15 लाख की खर्च वाला है, उसको लगभग 60 फुट लंबाई और 25 फुट चौड़ाई, जिसमें कंपोस्ट की जो है 25-30 टन कंपोस्ट की उसकी कैपेसिटी होगी। और यदि हम उसी बात को लोहे की स्ट्रक्चर से ऊपर टीन लगा के और थर्माकोल लगा के बनाए, मैंने ये 8 किलोग्राम पाइप, 8 किलोग्राम वजन के पाइप यूज किए और हर पाइप को दूसरे से जोड़ा। तो हमने खर्चा कम किस तरीके से आ सके जो हमारी जेब के आसपास हो, उसके लिए पाइप 1 इंच मोटाई का लिया, जिसका वजन जो है 8 किलो है 20 फुट पाइप का। तो फिर उस 20 फुट पाइप 20 फुट लेंथ की पाइप के तकरीबन 10 क्विंटल पाइप एक साइड में लगे। मैंने इस तरीके की जो स्ट्रक्चर बनाई है, ये 3 स्ट्रक्चर हैं, यानी मेरा 30 क्विंटल पाइप इसमें खर्च हुआ। इसको बनाने में जो खास बात जो मैंने ध्यान रखी, कोई भी पाइप ऐसा नहीं है जो अपने आप में इंडिपेंडेंट हो। पूरे के पूरे पाइप जितने भी इसमें लगे हुए हैं,
इनकी यदि हम गिनती करें तो 12 से की 72 पाइप और साथ ये तकरीबन 80 पाइप खड़े हुए हैं। 80 पाइप खड़े हुए और लेटे हुए जो पाइप हैं उनकी गिनती तकरीबन 6 है। तो सबके सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मेरे 80 पाइप खड़े हैं और 80 पाइप को दूसरी तरफ से पाइप सपोर्ट देने वाले भी 15 पाइप है। इसकी जो कुल कैपेसिटी मेरे तीनों साइड की है वो 60 टन है कैलकुलेशन के हिसाब से। और ये एक साइड की लंबाई 66 फुट और चौड़ाई 19 फुट रखी है और बेड जो है वो 5 फुट का। तो इसमें 2 बेड आगे और 3 रास्ते। ये जो हमने शेड इस बार बनाए हैं जिनमें जो रैक बनाए और इसको 6 फुट बाई 5 फुट की एक स्ट्रक्चर इस तरीके की बनाई ताकि उनको और उनके अंदर रस्सी, जिस तरीके से हम चारपाई बनाते हैं तो बिल्कुल चारपाई के तरीके से हमने उनको चारपाई के मुकाबले में थोड़ा उसको मतलब उनका फासला ज़्यादा रखा है रस्सियों का, और कोई बात नहीं। उस तरीके से हमने बना के इनको लगा दिया जिसमें तकरीबन हमारा जो पूरा शेड है, पूरी जो तीनों स्ट्रक्चर हैं, इसमें कोई 8-10 क्विंटल रस्सी हमारी खर्च होंगी। और इन रस्सियों की लाइफ मैं समझता हूँ चारपाई तो 8-8, 10-10 साल भी चल जाती हैं और यहाँ तो पूरे तरीके से वैसे भी छाया है। तो मैं समझता हूँ ये इस लाइफ की हमारी रस्सी जो सबसे कम उम्र की चीज़ है उसकी लाइफ भी 10 साल है। अब इनके ऊपर जो बेड बनाने की बात होगी, अभी जो आप देख रहे हैं ये बेड तैयार नहीं हुई है, ये हमने रस्सी वाली बात है चारपाई की तरह इनको बना दिया। इनके ऊपर हम 6 इंच पे ये हमारे जो पाइप हैं, पाइप पे 6 इंच पे हम रस्सी बांध लेंगे चारों तरफ और उस रस्सी में से पॉलीथीन की सीट हमारे बेड पे से होती हुई रस्सी के ऊपर से जाकर दूसरी तरफ लटक देगी। तो उसमें जो है वो एक तरीके से क्यारी, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से यदि हम थैली भरने की बात करें तो हमारी ये थैली हो गई 5 फुट चौड़ी और 6 फुट लंबी और 7 इंच ऊंची। तो इसको पूरी को भर देंगे। एक तो इसको लेवल रखने में बहुत आसानी होगी, लेवल में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। चारों तरफ उसके रस्सी लगी हुई है, रस्सी का एक लेवल है, उस लेवल में उसमें खाद डाल देंगे। तो उसके बाद जो है इसको ढकने के लिए थोड़ा सा काम उसके मुकाबले में, थैलियों के मुकाबले में फालतू है, क्योंकि इसके ऊपर अखबार का कागज जो है वो रखना पड़ता है और इसको रोजाना नमी देनी होती है, गीला रखना होता है। जैसे प्रोडक्शन रूम जो है, इसकी जो बाहरी दीवार है जहां हम हर साल फूस, सरकंडा या पराली वगैरह से जिसको बनाते थे, उसमें इस बार मैं 5 लेयर दूंगा। पहली लेयर पॉलीथीन शीट की होगी, दूसरी लेयर पॉलीयूरीथीन की, तीसरी और चौथी लेयर कोरोगेटेड पेपर की, 5वीं लेयर फिर पॉलीयूरीथीन की और 6ठी लेयर फिर फ्लेक्स पेपर की, क्योंकि फ्लेक्स जो है वो धूप में इतना जल्दी ख़राब नहीं होता। तो मैं समझता हूँ ये किसी भी तरीके से इसमें से टेम्परेचर का जो आदान प्रदान है वो बहुत ही थोड़ा होगा, नाम मात्र को, और ये निश्चित रूप से एसी का काम करेगा। इसमें मैंने गेट पूरे साइड में दोनों तरफ एक एक गेट और एक एक आउटलेट जो है ऊपर की तरफ छोड़ा है, और उस ऊपर वाला जो आउटलेट है उसमें एसी लगाने की मेरी कल्पना है, योजना है। और मैं ये समझता हूँ मेरा पूरे तरीके से जिस तरीके से ये ढकने वाली और इसको टेम्परेचर प्रूफ दीवार बनाने वाली बात है, तो एसी इसमें निश्चित रूप से चलेगा। और ख़ास बात यह है कि जहाँ एक एसी प्लांट 25-30 टन कैपेसिटी का बनाने के लिए हमारे जो प्लांट की कॉस्ट है वो 15 लाख 20 लाख रुपए आती है, जहाँ एक उस तरीके की स्ट्रक्चर जो दूसरी मैंने अभी बताया था हमारे गांव में ही बनी है, 30-35 टन का तैयार करने के लिए उसकी जो लागत है वो 8-10 लाख रुपए आई है। यहाँ मेरे इन तीनों साइड की लागत, जिनकी कैपेसिटी 60 टन है, 2.5 लाख रुपए। जहाँ तक लाइफ की बात है, जो ईंट सीमेंट का लेंटर्ड मकान है उसकी लाइफ तो निश्चित रूप से हमारे इस प्लांट से कई गुनी ज़्यादा होगी, इसमें कोई बात नहीं। हम एक बार में 60 टन कंपोस्ट रख सकते हैं।
और एक बार में 60 टन कंपोस्ट जो है उसको हम इस तरीके से हम 4 बार 3-3 महीने के लिए 4 बार रख सकते हैं। 4 बार का 60 टन का मतलब इसमें 250 टन कंपोस्ट हम अपने इन शेड में पूरे साल में रख सकते हैं। और 250 टन का मतलब तकरीबन 500 कुंटल मशरूम, 500-600 कुंटल बटन मशरूम हम इसमें एक साल में पैदा कर सकते हैं। तो मेरी तो किसान भाइयों से यही सलाह है कि यदि हमारे पास ईंट, सीमेंट, कंक्रीट वाला लेंटर्ड मकान बनाने की कैपेसिटी नहीं है, लकड़ी, बांस और फूस की बजाय, क्योंकि उनकी उम्र कम है, लोहे की इस तरीके की स्ट्रक्चर बनाएं तो निश्चित रूप से वो उसकी पहले साल की कीमत भी उसके आसपास ही है जो फूस और बांस वालों की है, और लंबे टाइम के लिए तो फिर तो वो काफी दिन चलेगा, इसलिए निश्चित रूप से वो उससे सस्ता पड़ेगा। कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। आम के बाग में संतुलित उर्वरक प्रबंधन पर जानकारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में, और बढ़ते हैं चलिए अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे जिन भी किसान भाइयों ने आम के बाग लगा रखे हैं वो इन फल वृक्षों से फल की प्राप्ति कर चुके हैं, अतः वो अपने वृक्षों में खाद एवं उर्वरकों को कितनी मात्रा का प्रयोग करें, तो इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर के एक वैज्ञानिक डॉक्टर AK सिंह। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आम के फलने के उपरांत जैसे ही जून जुलाई हुआ, फल तोड़ लिया गया, उसके बाद बारिश भी होती रहती है। जैसे ही बारिश का समय समाप्त हो जाए तो हम फिर बाग की अच्छी तरह से सफाई कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस फील्ड में बाग की जुताई हो चुकी है, घास वास की सफाई कर दिया, जो पेड़ के थाले हैं उनकी भी सफाई हो चुकी है। जो खाद डालने का उचित समय होता है उसके बारे में हम बताएंगे, और खाद की कितनी मात्रा आम के वृक्ष में डालना चाहिए। जहाँ तक आम का सवाल है तो आम के पौधे में प्रति वृक्ष 100 ग्राम नाइट्रोजन, 75 ग्राम फास्फोरस और 100 ग्राम पोटाश, अगर 1 साल का पौधा है तो इतना हम देते हैं। अगर 2 साल का होता है तो 2 गुना, 3 साल का होता है तो 3 गुना। इसी तरह से अगर आम का पौधा 10 साल का हो गया तो जो हमने आपको मात्रा बताया, जैसे 100 ग्राम 1 साल के लिए, तो 10 साल के लिए 1000 ग्राम। फास्फोरस का मात्रा हमने बताया 1 साल के लिए 75 ग्राम, तो 10 साल के लिए हो गया 750 ग्राम, और इसी तरह से पोटाश 1000 ग्राम। तो 10 साल का जब आम का पौधा हो जाता है तो उसको हम 1000 ग्राम नाइट्रोजन, 750 ग्राम फास्फोरस और 1000 ग्राम पोटाश देते हैं। यह जो हमने आपको जो न्यूट्रिएंट की मात्रा बता रहे हैं, यह खाद के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा खाद दे रहे हैं और कौन सा खाद आपके एरिया में अवेलेबल है। तो उसमें जितने % इस न्यूट्रिएंट की मात्रा होती है उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करके तब डालते हैं। तो ये हमने आपको खाद की मात्रा के बारे में बताया। अब हम आप ये बताएंगे आपको कि किस तरह से इन खाद और उर्वरक को डालना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि आम में गोबर की खाद, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी दिए जाते हैं, उन सभी के बारे में बताएंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगा, अगर आपको खाद जैसे फार्म यार्ड मैन्योर, गोबर की सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट डालना है, और इसको आपको अक्टूबर के महीने में डाल देना में आप थाले की अच्छी तरह सफाई कर लें। सफाई करने के बाद जैसा कि इस थाले में देख सकते हैं कि गोबर की खाद मिला करके उसको मिक्स कर दिया गया है। ये विधि है, विधि हम डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको। तो गोबर की खाद पूरे थाले में चारों तरफ जो पेड़ की कैनापी जहाँ तक छत्र फैल रही है उसके नीचे सारी सफाई करके गोबर की खाद अच्छी तरह मिला देनी चाहिए, और यह गोबर की खाद लगभग 50 किलो के करीब डालें तो बहुत ही अच्छा है। तो जो पौधा 10 साल और 10 साल के ऊपर हो गया उसको हम लगभग एक ही डोज, जो जैसा कि पहले बताया है कि 50 किलो गोबर की खाद, 1000 ग्राम नाइट्रोजन, 750 ग्राम फास्फोरस और 1000 ग्राम पोटाश। तो यही 10 साल का पौधा है तो भी, या 11 साल का है या 20 साल का है या 30 साल का है, सभी पौधों को यही सेम मात्रा पड़ती है। इसी के साथ साथ अब बात आई कि भाई नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश कब डालना चाहिए। इसको हम जो है एक पेड़ के नीचे गोल नाली बनाते हैं, और गोल नाली मुख्य तना से दूर बनाते हैं। जो आपका जो ये कैनापी जहाँ तक छत्र फैला हुआ है देख रहे हैं आपको, तो इसके नीचे एक रिंग बनाई गई थी, अभी आपने देखा है इसके ठीक पहले। तो एक हम ट्रेंच बनाते हैं, कह लीजिए गोल ट्रेंच बनाते हैं,
और वह मुख्य तना से लगभग 2 से 2.5 मीटर बाहर होना चाहिए, या आप कह लीजिए जो बाहर का कनापी है उससे थोड़ा सा अंदर चारों तरफ गोल नाली एक बना लें, ट्रेंच बना लें। और इसमें फिर आपको खाद डालना है नवंबर और दिसंबर के महीने में। तो नवंबर और दिसंबर के महीने में जो आप खाद डालेंगे वो फास्फोरस और पोटाश वाली खाद होगी, उसमें नाइट्रोजन उर्वरक जो होता है उसको नहीं डालते। तो जो भी आपको बताया गया है मात्रा फास्फोरस और पोटाश की, तो फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा नवंबर से दिसंबर के महीने में आपको चारों तरफ, आम के पेड़ के चारों तरफ गोल नाली बना करके आपको सारी मात्रा उसमें डाल देनी है। इसके साथ ही अब बात आई कि नाइट्रोजन की मात्रा कब देनी चाहिए। तो नाइट्रोजन की जितनी भी मात्रा आपको बताई गई है उसकी आधी मात्रा फूल आने के बाद, जैसे ही फल लगता है और मटर के दाने के बराबर होता है, तो आधी मात्रा आप उस समय दे दें, और दूसरी जो आधी मात्रा बच रही है उसको फिर 1 से 1.5 महीने बाद उसी गोल नाली में आप दे दें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फलों में बहुत सारी समस्याएं भी बाद में आती हैं, जैसे फल का फटना, गोद निकलना, फल का साइज छोटा रह जाना, फल का टेढ़ा मेढ़ा होना, ये सब समस्याएं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी से हो रही हैं आजकल। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनको भी देना उतना ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए आप सभी किसान भाइयों को हम बताना चाहेंगे कि जो जिंक सल्फेट आता है मार्केट में, जिंक सल्फेट है, बोरेक्स, कॉपर सल्फेट, इन तीनों की मात्रा भी डालना चाहिए। तो जिंक सल्फेट 200 से 250 ग्राम, बोरेक्स इसकी भी मात्रा 200 से 250 ग्राम, और कॉपर सल्फेट 200 से 250 ग्राम उसी गोल नाली में जो हमने आपको बताया जहां पर फास्फेटिक एंड पोटेशियम फर्टिलाइजर डालते हैं, उसी गोल नाली में इनका भी प्रयोग नवंबर दिसंबर में करना चाहिए। अगर किसान भाई इसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम इसका स्प्रे करें, तो स्प्रे भी इसका किया जा सकता है। इसके लिए जैसे ही फल बन जाए तो फल बनने के बाद 2 स्प्रे हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का करवाते हैं। तो आजकल बाजार में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के कॉम्बिनेशन के भी डिफरेंट आ रहे हैं, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और नहीं तो इसी जो मैंने बताया है कॉपर सल्फेट, बोरेक्स और जिंक सल्फेट, इनका आप इस पेड़ के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। प्रायः इनकी मात्रा 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम रखते हैं। वो सोल्यूशन बना के, घोल बना के और पेड़ के ऊपर छिड़काव कर देते हैं। जैसे दाना बन जाए तो दाना बनने के बाद एक छिड़काव, और दूसरा छिड़काव उसके लगभग 1 से 1.5 महीने बाद कर दें। तो इससे जो आपका फल बनेगा वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बनेगा। उस पर किसी तरह का जो गोद, जैसे हमने बताया आपको, गोद निकलने की समस्या, फल का साइज छोटा होना, टेढ़ा मेढ़ा होना, ये सारी समस्याओं से दूर होगा। और साथ ही साथ फल की गुणवत्ता जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं आपके लिए, लेकिन यहाँ पर एक बहुत छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द होंगे हाजिर। अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु बुआई के बाद तोरिया की फसल में किए जाने वाले शस्य कार्य। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। हमारी खास पेशकश आप देख रहे हैं, और चलिए अब अगली कड़ी की ओर रुख करते हैं। हमारे प्रदेश के जिन भी किसान भाइयों ने तोरिया फसल की बुआई कर दी है, वो इस फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु इस समय इसमें कौन कौन से शस्य कार्यों को अपनाएं, इस विषय पर जानकारी हेतु हमारे संवाददाता ने संपर्क किया कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर के डॉक्टर विकास कुमार से। आज हम आप लोगों को जानकारी देंगे कि तोरिया जो हमारी फसल है उसकी बुआई उपरांत क्या क्या शस्य क्रियाएं करें ताकि हमें उत्पादन अच्छा मिले, और उसमें मुख्य रूप से हम किस प्रकार क्रमबद्ध तरीके से शस्य क्रियाएं करेंगे ताकि हमारी फसल, जो हमारा पौधा होगा, उसमें ब्रांचेस, शाखाएं अच्छे से अच्छे निकलें और हमारी फलियां अच्छी बने, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो अब समय चल रहा है वो आपने तोरिया की बुआई आप पहले कर चुके होंगे, फसल खड़ी हुई होगी, लगभग 20-25 दिन की फसल आपकी हो चुकी होगी। और इस फसल में आपको क्या क्या शस्य क्रियाएं करनी है, सबसे पहले हम बिंदुवार बात करेंगे। यदि आप किसी कारणवश, जब हम बुआई करते हैं नियमतः बीज की मात्रा थोड़ी अधिक भी रखी जाती है ताकि उसमें कहीं बीच में गैप खाली न रहे। और तोरिया की जब हम बुआई करते हैं, तोरिया की बुआई में मुख्य रूप से पौधे से पौधे और पंक्ति से पंक्ति की दूरी का निश्चित सावधानी रखनी चाहिए। यदि हम पंक्ति से पंक्ति की बात करते हैं तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखते हैं, और पौधे से पौधे की दूरी की जब हम बात करते हैं तो कम से कम 10 से 12 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखनी चाहिए, ताकि उसमें हमारे जो एक स्टैंडर्ड पौधे की संख्या है वो हमें प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो सके।
जब पौधे 21 दिन के हो जाए, 20 से 25 दिन के बीच में हमें विरलीकरण अवश्य कर देना चाहिए। जो हमारे पौधे हैं उनकी छटाई कर देनी चाहिए, जिसको हम विरलीकरण कहते हैं। जो हमारा छटाई करने का तरीका है, हमें पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी को मेंटेन करना है, उसको सही करना है। यदि पौधों की संख्या ज़्यादा होगी तो प्रत्येक पौधे को पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएंगे, हवा और धूप प्रकाश उनको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगा, तो उसमें पौधे की वनस्पतिक वृद्धि अच्छी नहीं हो पाएगी। इसलिए विरलीकरण सबसे मुख्य है। कुछ किसान भाई घास या हरे चारे के लिए विरलीकरण का कार्य 1.5 महीने के बाद करते हैं, 40-45 दिन के बाद करते हैं। उस समय जब हम विरलीकरण करते हैं तो पौधे की जो ब्रांचेज लेने की अवस्था होती है वो निकल चुकी होती है। उस अवस्था के बाद विरलीकरण करने पर उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जब हम 20 से 25 दिन के बाद विरलीकरण करते हैं, उसी समय पहली निराई गुड़ाई हमें खेत में कर देनी चाहिए और उसके बाद दूसरी निराई गुड़ाई लगभग 40 से 45 दिन बाद हम तोरिया के खेत में करते हैं। जहां तक संभव हो, हम जब हमारी लाइन से लाइन के बीच की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर होगी तो हम प्रयास करें पहले खुरपी के माध्यम से निराई गुड़ाई करें। यदि वो संभव ना हो तो फावड़े के माध्यम से हम निराई गुड़ाई कर सकते हैं। और उसमें सावधानी ये रखनी है कि हमारा जो निराई गुड़ाई का कार्य है वो किन्हीं भी परिस्थिति में 30 दिन के बाद का ना हो, क्योंकि उस समय हमारे पौधों की प्रतिद्वंदिता जो खरपतवार होते हैं उनके अधिक होती है। उससे पूर्व ही यदि हम खरपतवार खेत से निकाल देंगे तो हमारे निराई गुड़ाई का अधिक लाभ पौधों को प्राप्त होगा। मुख्य रूप से जो हमारा तोरिया की फसल में खाद और उर्वरक की हम बात करते हैं, तो जो बुआई हमारी हो चुकी है उसमें बेसल डोज में हम जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा रिकमेंडेड डोज होती है वो हम डाल चुके होते हैं। उसके बाद जो पहली अवस्था है हमारी, पहला पानी लगाने के बाद, जो हम 21 से 25 दिन के बाद पहला पानी लगाते हैं, उसके बाद हम पहली यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते हैं। अधिकतम लगभग 7 से 8 किलोग्राम, यदि मैं किसान की भाषा में बात करूं, 7 से 8 किलोग्राम प्रति बीघे के हिसाब से हम यूरिया का प्रयोग करेंगे। और यदि हम हेक्टेयर की बात करते हैं तो उसमें लगभग 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम उसमें यूरिया का इस्तेमाल करेंगे। सबसे मुख्य है कि यदि आपने बुआई के समय पर सल्फर का प्रयोग नहीं किया है तो निराई गुड़ाई से पूर्व सल्फर का प्रयोग आप अवश्य करें, क्योंकि सल्फर तेल बढ़ाने के लिए, हमारी फसलों में जो तेलीय फसलें होती है उसमें ऑयल कंटेंट, तेल की मात्रा बढ़ाने में सहयोगी होता है। तो 2 किलोग्राम प्रति बीघा लगभग 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम सल्फर का प्रयोग करते हैं तोरिया की फसल में। और सिंचाई के लिए 25 से 30 दिन बाद हमारी पहली सिंचाई, और उसके बाद हमारी 40 से 45 दिन पर दूसरी सिंचाई, और 60 से 65 दिन पर तीसरी सिंचाई हम करते हैं। और उसके बाद यदि आवश्यकता होती है, वैसे क्योंकि हमारा जो तापमान होता है वो दिन प्रतिदिन कम होता जाता है तोरिया की फसल में, इसलिए बाद की सिंचाइयों की आवश्यकता अधिक अवधि पर पड़ती है, कम से कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं। और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार से है। निशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है भगवंतपुर कन्नौज के जनार्दन लाल ने। आपने चने की उन्नतशील प्रजातियों पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जैसा कि हम देखें कि आमतौर पर जो दलहनी फसल है उनका आजकल बहुत महत्व बढ़ता जा रहा है। देसी चने में हम देखें कि उत्पादन आमतौर पर प्रजातियों का अच्छा होता है, जिसमें हम देखें राधे, अवरोधी, सूर्या, सद्भावना। इसी के साथ जो काबली चना है उसमें ICC2 पूषा काबली चना 1 है। तो इस तरह से काबली चना को आप उगा सकते हैं। अब बात आती है कि बीज की कितनी मात्रा लगे। हम देखते हैं कि बीज की मात्रा बुवाई के अनुसार निर्भर करती है। काबली चने की मात्रा क्योंकि बड़ा दाना होता है, इसलिए इसकी मात्रा 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। और जो देसी चना जिसे कहते हैं हम, उसमें लगभग 75 किलो बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आवश्यकता होती है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते और उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है।
तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों को बेहद पसंद आया होगा, उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं और हमारा पता है प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और हमारा ईमेल एड्रेस भी नोट कर लीजिए annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। बटन मशरूम का उत्पादन कम लागत में एक अधिक आय का जरिया। असिंचित, सिंचित एवं देरी की दशा में बुआई हेतु गेहूं की उन्नतिशील प्रजातियां। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे इसी वक्त मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।